हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक जैन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करंटनॉमिक्स। तो आज फिर से एक नए इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर सीरीज़ लर्निंग थ्रू एमसीक्यूज़, लर्निंग थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स पूरे वीक के अंदर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, उन पर रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप देखोगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप एमसीक्यूज़ के थ्रू काफ़ी जल्दी सीख पाओगे। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा हॉलिस्टिक कवरेज रहेगा। जितने भी वीकली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे यूपीएससी, आरपीएससी, स्टेट पीसीएस के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में ये आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए गाइडिंग हैंड का काम करेगा। तो फटाफट से हमारे इस नए इनिशिएटिव को अपने सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इस इनिशिएटिव को। तो सबसे पहले आज हमने एक और न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। डेली आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट हम लेकर आएंगे ताकि आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाए। तो आज सबसे पहले जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या सेट करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, जो सब लोग कर चुके हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आरएस बनना है, सबका अपना एक एम है। सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जाना चाहते हैं। आपको उसके लिए एक प्लान बनाना होगा, मेक ए प्लान। उस प्लान पर आपको फोकस रखना होगा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस प्लान पर लगा देना है। वर्क हार्ड, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है वर्क हार्ड का मतलब स्मार्टली आपको वर्क करना है, इनपुट आउटपुट रेशियो को बैलेंस करना है और फाइनली आपको सफलता को प्राप्त करना है, सक्सेसफुल बनना है। लेकिन सक्सेसफुल बनने के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, स्टे हम्बल। हमेशा हम्बल बने रहिए, ईगो मत लाइए, कभी गुरूर मत कीजिए किसी चीज़ का। और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल होगा, जो हमने लिया है पीएम ई विद्या स्कीम से। आप देखोगे अभी डिजिटलाइजेशन का, ऑनलाइन स्टडी का, ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा चलन बढ़ चुका है। तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएम ई विद्या स्कीम। पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। पहला आपके लिए स्टेटमेंट है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन एंड इनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपका चाहे डिजिटल सेक्टर हो, चाहे आपका ऑनलाइन सेक्टर हो, ऑन एयर का मतलब जो आप टेलीकास्ट वगैरह करते हैं, जो एजुकेशन का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो आपको ये सारे के सारे जो मोड है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे, इन पर सारा वर्क करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम। कौन कौन सा? दीक्षा, स्वयं ऑनलाइन कोर्स, नॉमिनेशन स्कीम्स एक्सेट्रा। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फटाफट से बता दीजिए। और हम बेसिकली ट्राई करेंगे आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आएँ ताकि हम इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर भी बात कर सकें। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन लिया है अभी हाल ही में, आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 4 के अंदर, लास्ट जो हमारा पार्ट 4 और पार्ट 5 वाला पार्ट था, उसमें पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में बात की गई, जहाँ पर बात की गई ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो इसके कुछ मैं फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ, देन आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो यहाँ पर क्या है, पीएम ई विद्या स्कीम आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जहाँ से आप अलग अलग मोड्स के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे डिजिटल मोड के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। इसके लिए इमीडिएटली काफ़ी सारे चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे। आप देखोगे जो दीक्षा जो पोर्टल है वो किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए। ध्यान रखना, दीक्षा पोर्टल इज़ फॉर स्कूल एजुकेशन। कहाँ पर? आपके स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर। इसके थ्रू आपको ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखोगे एक टीवी चैनल क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। ध्यान रखना, हर क्लास का एक सेपरेट चैनल होगा। क्लास 1 के लिए अलग होगा, क्लास 2 के लिए अलग होगा। तो हर क्लास के लिए एक सेपरेट चैनल, वन क्लास वन चैनल, एक टीवी चैनल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। साथ में आप देखोगे रेडियो का यूज़, कम्युनिटी रेडियो का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, जो आपके दिव्यांग हैं, जो आपके जिनको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत
दिक्कत है, विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है, उनके लिए भी स्पेशल ई कंटेंट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। साथ में आप देखोगे जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी आपकी जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो 30 मई 2020 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और देखोगे आप यहाँ पर मनोदर्पण नाम से एक इनिशिएटिव है जिसमें आप लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ, आपका जो साइको सोशल सपोर्ट है, स्टूडेंट को मेंटल रूप से किस टाइप से सपोर्ट किया जाएगा उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बेसिकली इसका टारगेट है कि जो आपका ग्रेड 5 तक के जो आपकी एजुकेशन है, 5वीं कक्षा तक के जो भी आपके लर्निंग लेवल्स है वो अचीव किए जाएंगे बच्चों में 2025 तक, और इसको लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2020 के अंदर। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो सिंपल सा मैं आपको समझाऊंगा कि जो पीएम ई विद्या पोर्टल है इसमें आपको क्या किया जाएगा, स्कूली शिक्षा को या आपकी जो पूरी की पूरी शिक्षा है, चाहे कॉलेज लेवल की हो चाहे आपकी हाई ग्रेजुएशन लेवल की हो, उन सबको डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 के बाद आप देखोगे सबसे बड़ा सर्च इसी में देखा गया है। तो अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया जाएगा, सारे के सारे मोड्स का यूज़ किया जाएगा, चाहे डिजिटल हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपका लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको दीक्षा का एग्जाम्पल दिया वैसे ही हमारे स्वयं प्रभा और स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज भी है, काफ़ी सारी स्कीम्स भी है जो इसके थ्रू इंक्लूड की जाएगी। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ध्यान रखना, पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज़ पीएम ई विद्या स्कीम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पहला स्टेटमेंट है, इट विल बी लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मैराइन एंड इनलैंड फिशरीज। ये किसके लिए चालू की गई है, आपका जो एकीकृत सतत और समावेशी विकास किस क्षेत्रों का, आपका जो समुद्री और अंतर्देशीय जो मत्स्य प्रबंधन है उसका विकास करने के लिए। दूसरा आपने देखो इस स्टेटमेंट है, लॉन्च की गई है किसके द्वारा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट है, ये स्कीम अगले 5 सालों के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें से आप देखोगे 11,000 करोड़ रुपए किसके लिए आवंटित किए गए हैं, मराइन एंड इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए, एंड 9,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग, हार्बर्स, कोल्ड चेन, मार्केट एक्सेट्रा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। आप देखोगे क्वेश्चंस काफ़ी क्वालिटी के मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप देखोगे ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस का समावेशन मिलेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी और आरपीएससी में हमेशा पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे। तो आप देखोगे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका काम क्या है, जो आपका मत्स्य सेक्टर है, फिशरीज सेक्टर है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इसको पहले मैं आपको स्लाइड से दिखा देता हूं। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, ये स्कीम जो लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च नहीं की गई। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर 11,000 करोड़ किसके लिए है, मराइन, इनलैंड और एक्वाकल्चर के लिए, 9,000 करोड़ किसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। साथ में आप देखोगे इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका बेसिकली इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस सेक्टर का, आपका मराइन और इनलैंड फिशरीज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं। अगले 5 सालों में एक्स्ट्रा आपको फिश प्रोडक्शन करना है, कितना, 70 लाख टन एक्स्ट्रा फिश प्रोडक्शन का टारगेट भी यहाँ पर रखा गया है। साथ में लगभग 55 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। लगभग यहाँ का एक्सपोर्ट डबल करके 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। फोकस किस पर किया गया है, जो आपके द्वीप समूह है, हिमालयन राज्य है, उत्तर पूर्व वाले राज्य है, और नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं जिसको हम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, टोटल 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उन सबको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। आप देख सकते हो हमारी सारी की सारी चीज़ें ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्स से ही मिलेगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए। अब आप मुझे इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए, क्या इसका आंसर होगा,
इसका आंसर आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, टाइम पीरियड क्या है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सेकंड को अगर आप ऑप्शन से हटा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल पूछा है मैंने, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑपरेशन ग्रीन इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। डायरेक्टली यूपीएससी और आरपीएससी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेती है कि जो आपका ऑपरेशन ग्रीन्स है वो किस मिनिस्ट्री या किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आप इसको बताएंगे किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। किस क्या आंसर है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स चलाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, अर्बन डेवलपमेंट, फिशरीज। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑपरेशन ग्रीन में आपको क्या दिखेगा, टमाटर दिखेगा, पोटैटो दिखेंगे और अनियन दिखेंगे। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। ध्यान रखना है इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें इनका क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, तो एक बार ऑपरेशन ग्रीन के बारे में छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। जो ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था बजट 2018-19 के अंदर। बट आप बोलोगे सर ये अभी न्यूज़ में कैसे है, अभी एक नई स्कीम चालू की गई है जिसका नाम है टॉप टू टोटल। क्या नाम है, टॉप टू टोटल। पहले क्या था, किस पर आधारित था, ये सिर्फ टीओ, टी से आपका टोमेटो, ओ पर ऑनियन और पी से पटेटो, ये क्या था आपका ऑपरेशन ग्रीन। अभी हमने इस स्कीम के अंदर क्या किया है, सारी की सारी वेजिटेबल्स और सारे के सारे फ्रूट्स को इसमें क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। तो पहले तो सिर्फ 3 पर आधारित थी, ये 3 वेजिटेबल्स पर आधारित थी, अभी किस पर आ गई है, सारे के सारे वेजिटेबल्स और सारे के सारे फ्रूट्स हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो इसका बजट भी 500 करोड़ है, और जो नई स्कीम आई है टॉप टू टोटल, उसका बजट भी 500 करोड़ रखा गया है। फ़र्क ये है, पहले 3 ही सेक्टर पर आधारित थी, 3 ही वेजिटेबल्स पर आधारित थी, अभी सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन्स मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन अब लेंगे टॉप टू टोटल पर, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उससे पहले एक साइक्लोन का क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, जो सबसे पॉपुलर साइक्लोन आपने देखा होगा जिसका नाम है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन अम्फान। ठीक है, साइक्लोन अम्फान का नाम आपने सुना होगा, इसकी स्पेलिंग आप देख लेना, EMPHAN भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन अम्फान। पहला स्टेटमेंट है, यह एक टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण चक्रवात है, जो जिसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, ओरिजिन हुआ है बंगाल की खाड़ी में प्री मॉनसून पीरियड के टाइम पर। अभी मॉनसून आया नहीं है, तो मॉनसून से पहले वाला जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मॉनसून पीरियड। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ नेम्ड बाय द बांग्लादेश। इस साइक्लोन को नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वल्नरेबल देन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो पूर्वी तट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है किसके लिए, साइक्लोन्स के लिए, एज कंपेयर टू आपका भारत का पश्चिमी तट। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, साइक्लोन अम्फान किस टाइप का साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ध्यान रखना, टेम्परेट साइक्लोन नहीं है। कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोलेंगे इसको, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैसा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर लेकिन मैं आपसे टेम्परेट की जगह यहाँ पर ट्रॉपिकल कर दूँ तो क्या सही हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में ही ओरिजिनेट हुआ है और बिल्कुल प्री मानसून पीरियड में ही ये ओरिजिनेट आपको हुआ है। दूसरा आप देखोगे, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है, इसका नाम दिया गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा। क्या सही है क्या ये, नहीं बिल्कुल गलत है। इसका नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। किसने नाम दिया है, इसने थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, जो भारत का ईस्टर्न कोस्ट है वो वल्नरेबल है क्या ज़्यादा वेस्टर्न कोस्ट की वजह से, हाँ जी बिल्कुल। जो भारत का पूर्वी तट है, अब अगर आप देखोगे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ,
जो भारत का ये पूर्वी वाला तट है यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आएंगे इस कंपेयर टू आपका पश्चिमी वाले तट पे। उसका रीज़न है क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो पानी होता है वो गर्म होता है, वार्म वाटर होता है, और साइक्लोन बनने के लिए हमें वाटर कैसा चाहिए होता है, वार्म वाटर चाहिए होता है। लगभग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज़्यादा होना चाहिए। साथ में आप देखोगे यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है, जो कम दाब वाला क्षेत्र है, वो भी काफ़ी जल्दी क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, साथ में आप देखोगे जो विंड का मूवमेंट है, हवा का मूवमेंट है, वर्टिकल विंड का मूवमेंट है, वो भी यहाँ पर काफ़ी स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो बेसिकली इसलिए बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं, और साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी या काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स फॉर्म होता है आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, तो इसका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर एक बार देख के बताइए, आंसर क्या होगा? कई बच्चों ने आंसर बता दिया होगा सर ओनली 3 करेक्ट होगा। नहीं, यहाँ पर पूछा क्या है, देखो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, आपको वो आंसर नहीं करना जो आपको आता है। एग्जामिनर ने पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला भी क्या है, असत्य है, दूसरा भी क्या है, असत्य है, जबकि तीसरा क्या है, सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या होगा? 1 और 2। सबको क्लियर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है असत्य स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो साइक्लोन है इसने किन किन एरिया को अफेक्ट किया है? उड़ीसा वाला पार्ट, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, और आपका कौन सा पार्ट? बांग्लादेश वाला पार्ट। और देखा होगा अभी कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। 1000 करोड़ किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए, और 500 करोड़ किसके लिए? आपके उड़ीसा के लिए। ठीक है, साथ में आप देखोगे मैंने आपको बता दिया साइक्लोन कैसे बनता है, और साइक्लोन का यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण की प्रणाली है, इसकी शुरुआत बेसिकली 2004 से हुई थी। 2004 में पहला नाम अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर पहले कितनी कंट्रीज़ थी? 8 कंट्रीज़ थी। मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो कैसे क्रिएट होता है, उसकी प्रोसेस है। आप देखोगे यहाँ पर जो वार्म वाटर होता है यहाँ पर, ठीक है, वार्म वाटर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर वाष्पीकरण होगा तो पानी ऊपर उठेगा, पानी के साथ क्या जाएगा? मॉइस्चर भी जाएगा। अब वार्म वाटर क्या होती है? जो आपकी वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की साइड जाएगी। ऊपर की साइड जाएगी तो बादलों का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बेसिकली होगा क्या, धीरे धीरे जो ड्रॉपलेट्स से ऊपर जाकर ठंडे होंगे तो उनका संघनन या कंडेंसेशन होगा। उसके बाद आसपास एनर्जी रिलीज होगी, तो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखोगे एक चक्र बन जाएगा और साइक्लोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा आइडिया मुझे देना था। आप यहाँ पर देखोगे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आप देखोगे जो मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट की, इनिशियली 2004 के अंदर पहला नाम रखा गया था किसी साइक्लोन का, ओनिल। ये किसके द्वारा रखे गए थे? ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एस्केप। एस्केप की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है। इसको हम ये भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो बेसिकली 2000 के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई थी ओमान के अंदर, वहाँ से डिसाइड किया था अगर अलग अलग कंट्री अलग अलग नाम देती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वार्निंग सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ आती है। तो इन्होंने स्टार्ट किया 2004 में, सबने कॉमन नाम दिए। हुआ क्या था, हर कंट्री से 8-8 नाम लिए गए। तो आप देख सकते हो भारत ने कितने नाम दिए, यहाँ पर भारत ने 8 नाम दिए थे। भारत के नाम कौन कौन से? अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु। ये भारत के क्या थे? 8 नेम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये भारत के द्वारा दिए गए थे। वैसे ही हर कंट्री ने, कितनी कंट्रीज थी इनिशियली? 8 कंट्रीज थी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सारी की सारी इंडियन ओशन की कंट्रीज़ है। तो ये नोमेनक्लेचर सब साइक्लोन के लिए नहीं है, सिर्फ उन साइक्लोन के लिए है जो आपके इंडियन ओशन में आते हैं, मतलब आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर और अरब सागर के अंदर आते हैं, उन्हीं के लिए नोमेनक्लेचर है। तो इनिशियली 2004 के अंदर पहला नाम चालू किया गया ओनिल का। तो हर कंट्री ने 8 नाम दिए। कितनी कंट्रीज़ थी? टोटल 8 कंट्रीज़ थी। टोटल कितने नाम हो गए? 64 नेम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ, यहाँ पर आप देखोगे अब 64 नेम सब कंट्रीज़ ने दे दिए। हर कंट्री के 8 नेम हो गए, 8 भारत के, 8 बांग्लादेश के, तो टोटल कितने नेम आ गए? 64। अब बेसिकली स्टार्ट किया गया बांग्लादेश से।
पहला नाम किसने दिया, बांग्लादेश ने। सेकंड नाम, पहला बांग्लादेश ने नाम दिया ओनिल। फिर नाम देने की बारी किसकी आई, इंडिया की। इंडिया ने क्या नाम दिया, अग्नि। फिर किसकी आई, मालदीव की, हिब्रू। तो ऐसे चलता जाएगा। जब 8 नाम कंप्लीट हो जाएंगे तो 9वां नाम वापस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश क्या दे देगा, ओगनी। तो ऐसे चलते चलते अब 64 नाम हमारे कंप्लीट हो गए और लास्ट नाम आ गया हमारा साइक्लोन अम्फान। अभी जो हमने लास्ट नाम दिया है साइक्लोन अम्फान, जो कि थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, इस लिस्ट का लास्ट नाम था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा लिस्ट बनानी पड़ेगी। हाँ जी, दोबारा लिस्ट बनाई गई, लेकिन इस बार 8 कंट्रीज नहीं थी, इस बार टोटल कितनी कंट्रीज थी, 13 कंट्रीज थी। ध्यान देना, इस बार टोटल कितनी कंट्रीज थी, टोटल 13 कंट्रीज ने यहाँ पर लिस्ट दी। तो 13 कंट्री से, हर कंट्री से 13-13 नाम लिए गए। तो टोटल कितने नाम आ गए, 169। टोटल कितने नाम हो गए, 169 कंट्रीज। आप बोलोगे 8 कंट्रीज तो पहले से थी, 5 कंट्रीज कौन कौन सी नई ऐड हुई, ये भी आपकी किसकी आएगी, इंडियन ओशन की है। जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको यूएई के नाम से जानते हैं, आपका सऊदी अरेबिया, आपका कतर, आपका यमन और आपका ईरान, ये 5 कंट्रीज़ थी। अब जो नई ऐड हुई है तो टोटल 13 कंट्रीज़ हो गई। 13 कंट्रीज़ ने 13-13 नाम दिए। टोटल कितने नाम हो गए, 169 नाम यहाँ से हो चुके हैं। अब जो प्रोसीजर यहाँ पर चलता था 1 बाय 1 वही प्रोसीजर चलेगा। तो ये सोचो 2004 से लेकर 2020 के अंदर 64 नाम पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं। अब 169 तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हो। जो नई लिस्ट अडोप्ट की गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स अडोप्टेड बाय WMO एस्केप पैनल मेंबर इन अप्रैल 2020 के अंदर। ठीक है, क्यों की गई है, क्योंकि आप देखोगे अम्फान जो था यहाँ का लास्ट नाम था, जो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ध्यान रखना है, नेमिंग प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉप टू टोटल प्लान का। अभी हमने ऑपरेशन ग्रीन देखा था, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉप टू टोटल प्लान। पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस प्लान इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सेकंड क्या है, जो ऑपरेशन ग्रीन है आपका, ठीक है, वो कवर किसको करता है, टोमेटो, अनियन, पोटैटो एंड नाउ इट विल कवर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें 30 में लिखा है 30% सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन पर। किस एरिया से किस एरिया तक, अगर आप सरप्लस से डेफिसिट एरिया में अपना माल ट्रांसपोर्ट करते हो। सरप्लस का मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है और डेफिसिट मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन कम है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ से प्रोडक्शन कम में, तो आपको कितने प्रतिशत सब्सिडी, 30%। तो आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फटाफट से आप देखोगे इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये सब पर एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे सब्सिडी कितनी है, 50%। कंफ्यूज मत होना, इसीलिए आप देखोगे इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया ऑपरेशन ग्रीन किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर। ये भी किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैंने आपको सिखाया इसको सभी वेजिटेबल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा गलत होगा, क्योंकि 30% की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइप की सब्सिडी की बात की गई है यहाँ पर। 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पर है अगर आप सरप्लस से डेफिशिएंट में जाते हैं, और 50% सब्सिडी स्टोरेज पर है। स्टोरेज मतलब ये सारे के सारे वो आइटम है जो जल्दी सड़ जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। तो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा तो हमारे कॉस्ट लगेगी, लागत लगेगी, तो उसकी 50% लागत कौन देगी, आपकी सरकार देगी, आपकी गवर्नमेंट देगी। सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब आप कोई घर पर सब्जी लेकर आते हैं तो सब्जी 2 दिनों के अंदर ख़राब हो जाएगी अगर उसको आप रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखोगे, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर या फ्रीज के अंदर रखकर उसको 5 to 7 डेज आप चला सकते हैं, कम से कम बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा आप चला सकते हैं। तो बेसिकली यहीं पर क्या होगा, जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज़ होगी ये जो जल्दी ख़राब हो जाती है उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या दे रही है, 50% सब्सिडी दे रही है। और ध्यान रखना ये जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पर चलाया जाएगा। अगर ये सही से वर्क करेगा तो पूरे भारत के में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इम्पोर्टेंट योजना है जो राजस्थान की योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है इसका, इट इज़ ए मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अंडर विच ₹6,000 विल बी ऑफर्ड फॉर द बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड। ध्यान रखना ये एक मातृत्व बेनिफिट स्कीम है जिसके तहत जो
संतान दूसरी संतान के जन्म पर माँ को कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। आप देखोगे दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है हम एक प्रयोग के रूप पर इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होगा तो बाद में इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड प्रतापगढ़ ऑफ राजस्थान। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस स्कीम विल कॉम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पीएम मातृ वंदना योजना, जिसके तहत 5,000 रुपये दिए जाते हैं पहली संतान के जन्म पर। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो इसका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, देख सकते हो आप। ये इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपये यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे दूसरी संतान के जन्म पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेशनल मदर्स डे पर यह स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी तक सिर्फ पहली संतान के जन्म पर ही मिलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, दूसरी संतान को इतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता बेसिकली, इसलिए ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। और ध्यान रखना, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जो दूसरी संतान के जन्म पर भी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, साथ में आप देखोगे ये स्कीम, ध्यान रखना, 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही लागू की गई है। चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं आता। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लागू की गई है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला सही है और थर्ड बिल्कुल सही है। ये किसको कॉम्प्लीमेंट देगा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट? 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, 4 के अंदर ही है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा, एक और योजना का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विन इन द कंटेक्स्ट ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस टू कवर व्हीट, पल्सेज एंड शुगर केन फार्मर्स। ये किनको कनेक्ट कर रही है? जो गेहूं है आपका, जो दाल है, और आपके जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उन फार्मर्स को ये कवर करेगी। ठीक है, साथ में आप देखोगे दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी अपने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बारे में बात करी, नाउ यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरा क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फार्मर्स एंड टू गेट द फेयर प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स। फार्मर्स की जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, साथ में उनको अपनी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। आपको फटाफट से बताना है विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्कीम के बारे में आप यहाँ पर देखो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये 21 मई से शुरुआत होगी। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जो शहादत दिवस है, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, 21 मई से इसको शुरुआत किया गया है। और ध्यान रखना किन किन को कवर करेगी ये? धान, मक्का और गन्ना, मतलब आपका जो पैडी है, जो आपका राइस है, आपका मेज है और शुगर केन है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वीट को कवर नहीं करेगी ये, पल्सेस को कवर नहीं करेगी। किसको करेगी? धान, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैडी। ठीक है, धान को क्या बोलते हैं? पैडी। और आपका क्या हो गया? मेज। पल्सेस की जगह क्या होगा? मेज। और थर्ड क्या होगा आपका? शुगर केन। तो ध्यान रखना ये छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर धान, मक्का और शुगर केन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। स्कीम स्टार्टेड की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और तीसरा बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, उनका उत्पादन क्षमता में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, इससे बेसिकली इनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त मिलेंगे जो भी पैडी का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। साथ में समर्थन मूल्य जो उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो इससे बेनिफिट होगा किसानों का, उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। ठीक है, ये टर्टल काफ़ी फेमस है। ठीक है, और अपनी प्रजनन क्रियाओं के लिए या नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, स्पेशली उड़ीसा के अंदर जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है होप द्वीप। इसके अलावा ऋषिकुल्या द्वीप है आपका। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैं छोटे छोटे चेंजेस करता हूं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्या चेंज किए हैं, बट यही चेंज आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। विद रेफरेंस टू ऑलिव रिडले टर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, और ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन क्वालिटी के हमने बनाए हैं। ठीक है, होप द्वीप ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश इज द मेन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ दीज टर्टल्स।
जो मैंने आपको बोला है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश का, वहाँ का एक द्वीप है जिसका नाम है होप द्वीप, ये इनका प्रमुख प्रजनन केंद्र माना जाता है। दूसरा, इनको IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों में इनको सम्मिलित किया गया है। तीसरा, आप देखोगे इनको हमारे वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अंदर सम्मिलित किया गया है। दीज आर स्टेटेड इन द शेड्यूल 1 टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने। तो सिंपल सी चीज़, ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जो ये टर्टल है, जो कि आपका समुद्री कछुआ के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको ये भी बताया था, समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। साथ में ये इसकी प्रजनन क्रियाएं संपन्न करने के लिए जो आपका उड़ीसा और आंध्रा वाला पार्ट है, उड़ीसा का मैंने आपको ऋषिकुल्या बीच के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अलावा जो आंध्रा की जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होप द्वीप वाला पार्ट है, यहाँ पर लाखों की तादाद में एक साथ ये कछुए इकट्ठे होते हैं और अपनी प्रजनन की क्रियाएं ये संपन्न करते हैं। दूसरा, इनको IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्या कैटेगरी में डाला गया है? वल्नरेबल। ध्यान रखना, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है, पहला सही है। कैटेगरी क्या है इसकी? वल्नरेबल। क्या बोलते हैं इसको? वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर ये शामिल किया गया है, VULNERABLE। तो ध्यान रखना, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड थर्ड वन इज करेक्ट। इसको किसके अंदर डाला गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप आंसर बताएंगे। पहला सही है इसका स्टेटमेंट, दूसरा गलत है क्योंकि इसकी कैटेगरी क्या है? वल्नरेबल, और तीसरा क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो छोटा सा चेंज मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने आपको इसको किस में डाल दिया? ये वल्नरेबल कैटेगरी में। ध्यान रखना, वल्नरेबल का मतलब अभी इनकी संख्या काफ़ी सारी है। वल्नरेबल के बाद आप देखोगे ये एंडेंजर्ड के अंदर चला जाएगा, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर चला जाएगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट ये हो जाएगा। वल्नरेबल का मतलब अभी इनको ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, इनका भी काफ़ी ज़्यादा शिकार वगैरह होता है, पॉचिंग एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से इनको खतरा देखा जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। मैंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द 5 पिलर मेंशन्ड इन आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा पिलर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड डिमांड, थर्ड इज प्रोडक्शन, फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ इज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको तो आप इजीली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज तो हमने कुछ बात ही नहीं की थी, तो फिफ्थ ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपको बताना है ए इज़ करेक्ट और डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे किस किस को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है नोट, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पर ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसको शामिल नहीं किया गया है, तो 5 को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सिंपली। पहला तो आपका इकोनॉमी है, पहला पिलर क्या है? इकोनॉमी। दूसरा पिलर क्या है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पिलर क्या है आपका? सिस्टम। सिस्टम में भी अपन ने बात की थी, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम होना चाहिए आपका। चौथा है आपका डेमोग्राफी, और पांचवा है आपका डिमांड। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका आधारभूत ढांचा, आपकी पूरी की पूरी जो तकनीकी प्रणालियाँ हैं, आपकी डेमोग्राफी जनांकीकी है, और आपकी डिमांड है। ये 5 पिलर्स यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। तो आप देख सकते हो, सिस्टम इज़ करेक्ट, डिमांड इज़ करेक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन को शामिल नहीं किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है, फॉरेन एक्सचेंज को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नोट द 5 पिलर्स। तो आंसर हो जाएगा 3rd and 5। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा इसका? सी। आंसर क्या होगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख देता हूँ, C1 इज द करेक्ट। तो क्यों करेक्ट है? क्योंकि थर्ड को भी शामिल नहीं किया गया है और फिफ्थ को भी शामिल नहीं किया गया है। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन स्काईज ट्रीटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रही है। अभी आप देखोगे, USA ने इस ट्रीटी से बाहर निकलने की धमकी दी है। लगभग 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद अगर USA चाहे तो इससे बाहर निकल सकता है। जो ओपन स्काई ट्रीटी है, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रीटी है ये। 1992 में साइन के लिए खोली गई थी, 2002 में ये साइन की गई थी। साथ में आप देखोगे, जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये किसके लिए बनाई गई है? बेसिकली जो कंट्रीज़ होती है वो दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी जो टेस्टिंग पर्पस से यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर पैरामीटर्स होते हैं, उन पर क्या रख सकती है? निगरानी रख सकती है। लेकिन उनका जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह निगरानी रखेगा वो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आर्म्ड एयरक्राफ्ट वहाँ जाकर निगरानी रख सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, ओपन स्काईज ट्रीटी इसलिए न्यूज़ में आई है। अभी हाल ही में USA ने धमकी दी है इससे बाहर निकलने की। क्यों धमकी दी है? USA ने किस पर आरोप लगाया है? रशिया पर आरोप लगाया है। रशिया पर आरोप क्या लगाया है? कि रशिया बेसिकली क्या कर रहा है? ओपन स्काईज
इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है और यूएसए के जो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट है उनको वो सर्विलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर पैदा कर रहा है। तो मतलब रशिया चोरी छुपे कुछ ना कुछ वहाँ पर कर रहा है। तो यूएसए ने आरोप लगाया है और धमकी दी है कि बेसिकली वो किससे बाहर होने जा रहा है, ओपन स्काईज ट्रीटी से। और धमकी नहीं, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर कर दिया है कि हम अगर रशिया ये वॉयलेशन जारी रखता है तो हम इस ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे। और इस ट्रीटी के बाहर होने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि अभी तक क्या था, एक दूसरे देश एक दूसरों पर क्या रख सकते थे, सर्विलेंस और निगरानी रख सकते थे। तो आप देख सकते हो द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। क्वेश्चन आप पढ़ोगे यहाँ पर, क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। ट्रीटी किसके बीच में साइन की गई, अमेरिका और चाइना के बीच में साइन की गई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रीटी का, मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना। और इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है, जो कि 2002 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इस ट्रीटी के अंदर कितने मेंबर है, 35 मेंबर्स है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि ट्रीटी सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच में नहीं है, 35 कंट्रीज़ के मध्य ये ट्रीटी साइन की गई है। 1992 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी और 2002 के अंदर कब आई थी, फोर्स में आ गई थी, मतलब लागू हो गई थी। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये किसको बढ़ावा देती है, मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल रख सकता है कि वो क्या क्या वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखोगे, ध्यान रखना भारत इसका सदस्य देश नहीं है, तो तीसरा इज करेक्ट वन। तो 1 गलत है, 2 एंड 3 इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट क्यों गलत है, 35 मेंबर्स के मध्य है। सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड क्यों सही है, क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैव विविधता पर। क्वेश्चन बोला गया है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपके पास, यूनाइटेड नेशंस डेडिकेटेड मई 22 ऑफ एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। सिंपल सा चीज़ बोली है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को क्या घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, ताकि जैव विविधता के बारे में प्रचार किया जा सके या उसके बारे में अवेयरनेस की जा सके। देन सेकंड लिखा है, जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है, अवर डाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ। हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन और हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, सोचना है, बताना है आंसर क्या है डेफिनेटली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम थोड़े टाइम बाद लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे, ताकि आप लोग साथ में आंसर भी हमें कर सके और हम उसको और भी अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो 20 मई 2020 को आपका क्या मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी इस बार की थीम क्या रखी गई है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। हमारे जो सॉल्यूशन हैं वो किस में मिलेंगे आपको, प्रकृति में। हमें जो सॉल्यूशन दे पाएगी, हमें जो समाधान दे पाएगी, वो कौन दे पाएगी, प्रकृति। तो हमारे समाधान प्रकृति में ही निहित है। ये क्यों थीम रखी गई है, क्योंकि आप देखोगे अभी जो नेचर को अपन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और आपने देख लिया कोविड-19 देख लिया, आपने काफ़ी सारी डिजीज़ेज जो वर्ल्ड के अंदर प्रेवलेंट हो रही है, पूरे के पूरे नेचर ने पूरी की पूरी मानव जाति को झकझोर कर यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये थीम है ये कब की है, 2019 की है। ध्यान रखना, इतना सा चेंज किया गया, थीम बिल्कुल सही है लेकिन ये थीम 2020 की नहीं है, 2019 की है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। 1 बिल्कुल सही है, लेकिन 2 इसलिए गलत है, थीम यहाँ पर गलत है। थीम क्या है, आवर सॉल्यूशन लाई इन नेचर, या आवर सॉल्यूशन इज इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल हमारा ताज़ा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो हमारे मिनिस्टर साहब है जिसको WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो क्वेश्चन आप पढ़िए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, इंडियाज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्यकारी निकाय है उसके अध्यक्ष के रूप में भारत के स्वास्थ्य मंत्री को निर्वाचित किया गया है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोला गया है इस बोर्ड के अंदर 34 मेंबर्स है, और वो सारे मेंबर्स होते हैं जो बेसिकली हेल्थ सेक्टर में काफ़ी टेक्निकली क्वालिफाइड माने जाते हैं, जिनका टर्म कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। ठीक है, इंग्लिश वाले डायरेक्टली पढ़ सकते हैं।
तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जो द प्रपोजल टू अपॉइंट ए नॉमिनी ऑफ इंडिया टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाज नॉट साइंड बाय ऑल द 194 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंट्रीज। जो इसका चेयरमैन हमारे प्रपोज किया गया या जो मेंबर बनाया गया, उस पर सारे के सारे 194 देशों ने साइन नहीं किए। एंड लास्ट लिखा है, द हेल्थ असेंबली इज WHO's डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ 194 मेंबर स्टेट्स। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। सोचो यहाँ पर कई कई क्वेश्चंस में तो आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसका, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और दिस इज़ अवर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बेसिकली, लेकिन ध्यान रखना, चेयरमैन हमें 1 साल के लिए बनाया गया है, मेंबरशिप हमें 3 साल के लिए मिली है। जो इंडिया WHO का चेयरमैन नहीं बना है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। WHO का जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ध्यान रखना, भारत WHO का चेयरमैन नहीं बना है। WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैनशिप भारत को मिली है। चेयरमैनशिप कितने टाइम के लिए मिली है? 1 साल के लिए। भारत चेयरमैन रहेगा, ध्यान से सुनना, चेयरमैन रहेगा भारत मई 2020 से लेकर कब तक? 2021 तक। चेयरमैन कब तक रहेगा? मई 2020 से लेकर अगले साल मई 2021 तक। लेकिन मेंबर कब तक रहेगा? 3 सालों के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, भारत को जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 1 साल के लिए तो अध्यक्षता मिली है और 3 सालों के लिए उसको मेंबर भारत बना रहेगा। अध्यक्षता कौन करेंगे 1 साल के लिए? भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। सेकंड बिल्कुल सही है, 34 मेंबर्स है और उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन 3 साल तक बने रहेंगे, 1 साल तक अध्यक्षता करेंगे। साथ में आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सारे के सारे 194 मेंबर्स ने इसको साइन किया है, ठीक है। तो नोट साइन यहाँ पर गलत होगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, जो वर्ल्ड WHO की हेल्थ असेंबली होती है, इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसके अंदर पूरे के पूरे 194 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, भारत को अध्यक्षता 1 साल के लिए मिली है, जबकि मेंबर कितने साल के लिए रहेगा भारत? 3 साल के लिए। और ये WHO की नहीं मिली, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मिली है। ये मत बोल देना WHO के अध्यक्ष बन गए, नहीं, ठीक है। क्लियर होगा? नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़, ठीक है, अभी जारी किया गया है, ठीक है। ये आप देखोगे 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अनाउंस द रिजल्ट ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। किसने अनाउंस किया है? जो हमारी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। इसमें बोला गया है, गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड 6 सिटीज़ एज गार्बेज फ्री 5 स्टार सिटीज़। भारत सरकार ने 6 सिटीज़ को क्या डिक्लेयर किया है? गार्बेज फ्री 5 स्टार सिटीज़। इसके अंदर रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, 5 स्टार सिटीज़, 3 स्टार सिटीज़। इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है? मैसूर, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, नवी मुंबई और इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इट्स एम टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीज़ टू अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस, कचरा मुक्त स्टेटस, एंड टू मोटिवेट सिटीज़ टू अचीव हायर डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस। ये बेसिकली मोटिवेट करेगा, जैसे अभी मैंने आपको मोटिवेट किया कोर्ट के थ्रू, वैसे ही ये मोटिवेट करेगा सारी सिटीज़ को क्या बनाने में? कचरा मुक्त बनाने के लिए, ठीक है। तो आप फटाफट से इसके बारे में बताइए मुझे। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी जो रैंकिंग अनाउंस की गई, ठीक है, रैंकिंग के अंदर 5 स्टार सिटीज़ अलग है, 3 अलग है और 1 स्टार अलग है। 5 स्टार के अंदर 6 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया, 3 स्टार के अंदर 65 सिटीज़ को और 1 स्टार के अंदर 17 सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। 5 स्टार के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। आप देख सकते हैं नाम आपके सामने विजिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड द नेक्स्ट वन, ये बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट भी, कि यहाँ पर क्या प्रमोट किया जाता है? कचरा मुक्त बनाने के लिए और सिटीज़ को मोटिवेट किया जाता है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके बारे में है? गार्बेज फ्री सिटीज़ रैंकिंग के बारे में है। स्टार्टिंग 2018 से हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पीएम ई विद्या हम कंसिडर कर चुके हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपने देखा होगा अभी सारे माइग्रेंट्स को, आपने श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स का नाम सुना होगा, अदर स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई, सारे माइग्रेंट्स को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ऑनलाइन पोर्टल दैट वुड मेंटेन ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पूरे के पूरे जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका एक डेटाबेस मेंटेन रखेगा। सेकंड, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपका जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं डायरेक्टली आपके सामने पीआईबी का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो देखो हमने डेटा पूरा का पूरा पीआईबी से लिया, आप देख सकते हो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो बेसिकली क्या सेटअप किया गया है, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेटअप किया गया है, जो क्या है एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होगी। रिपोजिटरी मतलब जहाँ पर सारा का सारा डेटाबेस हम मेंटेन करेंगे, किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। डेवलप किसके द्वारा किया गया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के टाइम पर सब जो श्रमिक है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए सारा का सारा डेटा स्टेट्स के मध्य शेयर किया जाएगा ताकि कोविड-19 के कंटेनमेंट में इसको यूज़ किया जा सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैंने आपको समझाया था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूँ एमजी नरेगा के बारे में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंक्रीज लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करेगा? अब आपको पता है सारे के सारे माइग्रेंट्स भागकर कहाँ पर आ रहे हैं? गाँव में आ रहे हैं। गाँव में रोजगार दिलाने के लिए बेसिकली आपने देखा होगा एमजी नरेगा के माध्यम से काफ़ी बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और आपको पता भी है जो पहले 182 रुपये इसके अंदर मिलते थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 202 रुपीज़। कितने रुपये मिलते हैं अभी? 202 रुपये मिलते हैं, पहले 182 रुपीज़ मिलते थे। और आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, रिसेंटली 7300 करोड़ हैज़ बीन रिलीज टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द स्कीम टू डील विद द कोरोना क्राइसिस। और इसको क्या बोला गया है? इट इज़ द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़िए। ये बेसिकली विश्व का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देन मैं आपको बताता हूँ। आप फटाफट से आप इसको विजिट कीजिए। जो एमजी नरेगा है, आप देखोगे 7 सितंबर 2005 को ये जो लेजिस्लेशन है ये लागू हुआ था और इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नामक जगह से लॉन्च किया गया था। ये किसके बारे में बात करता है? राइट टू वर्क, क्योंकि काम कार्य भी आपका क्या है? अधिकार है, काम का अधिकार की बात करता है। इसके अंदर बात की जाती है हर एक व्यक्ति जो बेसिकली कौन सा वर्क करना चाहता है? अनस्किल्ड, क्योंकि इसके अंदर स्किल वर्क तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देखोगे सारा का सारा अनस्किल्ड वर्क है। तो कोई सा भी व्यक्ति जो अनस्किल काम कार्य करने का इच्छुक है उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार किसके माध्यम से दिलाया जाएगा? एमजी नरेगा के माध्यम से दिलाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये वॉलेंटरी स्कीम है, स्वैच्छिक स्कीम है, मेरे पर कोई भी कंपल्सन नहीं है, सारी की सारी स्वैच्छिक है। अगर मैं करना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं करना चाहता कोई दिक्कत नहीं है। तो एमजी नरेगा के माध्यम से कोई भी अनस्किल्ड वर्क जो मैं स्वेच्छा से करना चाहता हूं तो सरकार मुझे 100 दिन का रोजगार यहां पर उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और साथ में बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेलफेयर स्कीम मानी जाती है। ठीक है, अभी पूरे भारत के अंदर ये लागू की गई है, इनिशियली सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिए क्या आंसर होगा। पहला बिल्कुल सही है, ये आपका जीविकोपार्जन की सुरक्षा करेगा। दूसरा लगभग 7300 करोड़ रिलीज किए गए हैं और लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वर्ल्ड का। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा एमजी नरेगा के बारे में। 100 दिन का कार्य मिलेगा जो आपको अनस्किल वर्क होगा, स्वेच्छा से आप करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है जो मैंने आपको एमएसएमईज़ के बारे में बताया था। जिन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का वीडियोस नहीं देखे हैं वो वहाँ पर जाकर देखें, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें पहला स्टेटमेंट है यूनियन कैबिनेट हैड रिसेंटली अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू ₹3 लाख करोड़ टू एमएसएमईज़
थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मैंने आपको बोला था 3 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो आवंटित किया गया एमएसएमईज के लिए। किसके तहत? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा। किसके माध्यम से? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से। और इसमें कोई भी मैंने कोलेट्रल या कोई भी गारंटी फीस shall be charged by the no guarantee fee shall be charged by the NCGCTC की फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में आपको बना देता हूँ। आप यहाँ पर स्लाइड देख लीजिए। मैं सिंपल बता देता हूँ कि बेसिकली 3 लाख करोड़ का जो कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल फ्री का मतलब आपको जमानत नहीं देनी पड़ेगी, बिना कोलेट्रल के लोन मिल जाएगा। इसमें आप देखोगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई है एमएसएमईज को। कितनी दी गई है? जितना उन्होंने लोन लिया हुआ है। सोचो किसी एमएसएमई के पास अभी 100 करोड़ रुपए का लोन है तो उसका 20% मतलब 20 करोड़ रुपए का वो यहाँ से क्या ले सकती है? क्रेडिट लाइन के थ्रू लोन ले सकती है। साथ में आप देखोगे इसके लिए कंडीशन बनाई गई है कि 25 करोड़ का बकाया जिसका है और 100 करोड़ का टर्नओवर जिसका है वही यहाँ पर एलिजिबल है। तो कुछ कंडीशंस आपको दिखाई गई है और कोई गारंटी फी नहीं ली जाएगी, कोई कोलेट्रल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ये सब किसके लिए है? ताकि एमएसएमई की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को वापस सुचारू कर दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी को वापस से यहाँ पर लाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी आत्मनिर्भर भारत अभियान वाली वीडियो जरूर देखें। इसका मेंशन आपको पार्ट 1 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 3 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन है इस स्कीम के तहत किया गया है और मैंने आपको बताया था 100% गारंटी जो दी जाएगी वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा है। ठीक है, और कोई गारंटी फी यहाँ पर नहीं ली जाएगी, कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जिसको इस क्वेश्चंस में डाउट है वो वीडियो जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं दामोदर वैली से पहले। हाँ, हम बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो ये स्कीम है ये भी आत्मनिर्भर भारत से रिलेट है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड द एक्सपेंडिचर विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स इन द रेशियो 60:40। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्कीम फोकसेज ऑन organized sector, unorganized sector, sorry, the scheme focuses on unorganized sector on all India basis and aims for transition to formal sector. And the statement third is the scheme will be implemented over a 5-year period from 2020-21 to 2024-25 तक। सिंपल है, जो आपकी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ बजट केंद्र के द्वारा और कुछ बजट राज्यों के द्वारा। किस रेशियो में? 60:40 के रेशियो में। किस पर अपना फोकस करेगी ये? जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, जो अनौपचारिक क्षेत्र है। ठीक है, और क्या काम है इसका? उस अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में बदलना। अगले 5 सालों के लिए स्कीम क्या की जाएगी? सुचारू रूप से चालू की जाएगी। इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी स्लाइड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे लगभग अभी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है आपके फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पर। जो सारे के सारे आपके उद्योग है जो क्या काम करते हैं? आपके फूड को प्रोसेस करने का काम करते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर लगभग 9 लाख इसका काम है, लगभग 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स को जनरेट करना। 5 साल के लिए लागू की जाएगी। इसका फोकस किस पर रहेगा? वो सारे आइटम जो जल्दी सड़ जाते हैं, पेरिसेबल्स मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो चाहे कोल्ड स्टोरेज के थ्रू या किसी भी प्रोसेसिंग के थ्रू उनको बचाया जाए, तो इसका फोकस रहेगा पेरिसेबल आइटम्स पर अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, साथ में आप देखोगे इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प ली जाएगी। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनको भी डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ मिलेगा। तो ठीक है, आपको ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब इसके बारे में। बिल्कुल सही है, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। दूसरा बिल्कुल सही है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर ले जाना चाहते हैं ये। और तीसरा बिल्कुल सही है, आपका 5 साल के पीरियड के लिए होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे। ठीक है, एक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, आपने नाम सुना होगा गिलगिट वाला रीजन, अभी हाल ही में वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन देख सकते हो आप। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑर्डर्ड टू फॉर्म ए केयर टेकर और ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट ऑन द रीजन।
सेकंड क्या है, चाइना इज बिल्डिंग अ रोड इन दिस एरिया। थर्ड क्या है, दिस एरिया हैज़ बीन विटनेस्ड अ क्लेश बाय द सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। सिंपल है, पहला तो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर एक केयर टेकर या एक अनौपचारिक सरकार बनाने की बारे में बात की है, उसका आदेश दिया है। दूसरा है, चाइना ने इस जो पूरा का पूरा एरिया है, चाइना यहाँ पर रोड बना रहा है। और तीसरा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे विवाद देखे गए हैं भारत और चाइना के सोल्जर्स के मध्य। तो ध्यान रखना, दिस इज़ द रीजन ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है। आपने देखा होगा, दिस इज़ द न्यू मैप ऑफ, आपका नया मैप है ये आपका किसका, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख, जो नई यूनियन टेरेटरीज बनी हुई है आपका, ठीक है। तो आप देखोगे जो ये वाला आपका रीजन है, दिस इज़ द रीजन ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान रीजन। और यहाँ पर अभी हाल ही में वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने घोषणा की है एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, और भारत इसका अपोज कर रहा है क्योंकि ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। और ये भारत की सॉवरेनिटी या संप्रभुता का यहाँ पर उल्लंघन है, इसलिए ये रीजन यहाँ पर न्यूज़ में देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ट्रेवल बबल क्या है। अभी आप न्यूज़ में सुनोगे, हाल ही में ट्रेवल बबल को न्यूज़ में देखा गया, ये किससे रिलेटेड है। तो आप देखो, पहला ऑप्शन है, ये एक प्लान बनाया गया किसके द्वारा, आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ के द्वारा, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, किसके लिए, उनकी इकोनॉमीज़ को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, ठीक है। दूसरा, ये प्लान बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, ये जो गाइडलाइंस इशू की गई थी भारत के रेलवे मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, फॉर विजिटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तीसरा हो गया आपका स्कीम फॉर रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेवल रूल्स टू रिकवर एयरलाइन इंडस्ट्री ड्यूरिंग कोविड-19। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपके लिए करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है, जो ट्रेवल बबल है, ठीक है, यहाँ से आपको 3 कंट्री दिखेगी, आपका लातविया, आपका लिथुआनिया और आपका एस्तोनिया। ये तीनों की तीनों आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ है, बाल्टिक सी के अराउंड लाई करती है, ठीक है। ऊपर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलेगा। इन तीनों कंट्रीज़ ने एक प्लान बनाया ट्रेवल बबल, किसके लिए, ताकि इनकी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाया जा सके आफ्टर कोविड-19 रिसेशन के बाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज राजस्थान, ऑप्शन सी इज लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आपको बताना है ये जो आपका नेशनल पार्क है कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये लोकेटेड है आपका कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी टाइप की स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ आपको देखने को मिल सकती है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हुआ, ग्रीन सी टर्टल हुआ, ठीक है, अंडमान कोबरा हुआ, चीतल हुआ, स्नेक हुआ, किंग कोबरा हुआ, काफ़ी सारे टाइप की वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको या काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वन कंट्री टू सिस्टम्स के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ वन कंट्री टू सिस्टम, रिसेंटली इन न्यूज़ या रिसेंटली डिस्कस्ड। तो फर्स्ट है आपका, वन कंट्री टू सिस्टम इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग द गवर्नेंस ऑफ हांगकॉन्ग एंड मकाऊ सिंस दे बिकम रीजन्स ऑफ चाइना इन 1997 एंड 1999, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, ताइवान रिजेक्टेड चाइनाज वन बेल्ट टू कंट्री वन कंट्री टू सिस्टम रूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि जो आपका एक देश और दो शासन प्रणालियाँ, ध्यान रखना, देश एक है, शासन प्रणालियाँ दो है। जैसे कि आप बात करोगे हांगकॉन्ग की, हांगकॉन्ग पर चाइना का भी शासन चलता है और हांगकॉन्ग खुद का भी शासन चलता है। तो एक देश है और दो शासन प्रणालियाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द रीजन ऑफ चाइवान, ये चाइना वाला पार्ट है, दिस इज़ आपका ताइवान, दिस इज़ आपका हांगकॉन्ग वाला पार्ट एंड दिस इज़ मकाऊ, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, जो आप देख सकते हो ताइवान, हांगकॉन्ग और मकाऊ वाला पार्ट है। ये बेसिकली वन कंट्री और टू सिस्टम्स, कंट्री एक है लेकिन दो सिस्टम है, एक तो खुद का और दूसरा आपका चाइना का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब यहाँ पर डेंग जियोपिंग थे उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था, जब चाइना का 1980s के अंदर यूनिफिकेशन हुआ था। तो ये था कि ओनली वन चाइना है बट उसके अलग अलग रीजन है, हांगकॉन्ग, ताइवान, मकाऊ, ठीक है। अभी आपको बेसिकली आपने देखा होगा ताइवान को अलग से मेंबर स्टेट्स देने की बात चली थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, चाइना ने इसका अपोज किया था कि ताइवान इज़ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड चीज़ें यहाँ पर चली थी, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि वन कंट्री टू सिस्टम जो प्रिंसिपल था आपका वो चाइना का था, यहाँ पर हांगकॉन्ग और मकाऊ की टेरिटरीज है, लेकिन अभी हाल ही में चाइना ने इसको रिजेक्ट किया है, इसको अपोज किया है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा का सारा क्लियर होगा। लास्ट में अभी ले लेता हूँ, ठीक है, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो
तो अभी हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिए हैं, ठीक है। और हमने प्रयास किया है काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस बनाने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, वहाँ पर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ये इनिशिएटिव कैसा लगा, ठीक है। इसमें हम और भी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कुछ स्लाइड्स अगली बार से सारी हिंदी में भी आपको अवेलेबल होगी, ताकि हिंदी और इंग्लिश में कोई भी दिक्कत ना आए। और हमने साथ में आप लोगों को पता है टेलीग्राम चैनल पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डेली करंट अफेयर सीरीज़ का। वहाँ पर हम डेली एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, साथ में डेली पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर मिलते हैं, तो उससे भी आप फटाफट कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।